ये हमारा आज का मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होती है बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2x4 ऑर्डर की, तो ए ट्रांसपोज करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। हमने क्या किया, दो तरीके हमारे पास सोचने के कि जो इसमें कॉलम की तरह नज़र आ रहा है वो इसमें रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी, थर्ड कॉलम थर्ड रो और फोर्थ कॉलम फोर्थ रो बन जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि फर्स्ट रो जो यहाँ पर है वो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। मीन्स हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया है रो और कॉलम को आपस में। जनरली जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है? m इंटू एन के अगर इक्वल है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर किसके इक्वल होगा? m इंटू एम के इक्वल। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। पहली प्रॉपर्टी ने कहा कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 0 3 5 -1। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी 2 3 1 5 0 -1। अगर मैं इसको फिर से इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगी तो मुझे फिर से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये ए का ट्रांसपोज करने पर मेरे पास ए के ही इक्वल मैट्रिक्स आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ने कहा कि के इंटू ए का ट्रांसपोज होगा के ए के ट्रांसपोज के, जहाँ पर के क्या है, बिलोंग करेगा किससे? कोई रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा, हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, पहले किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसे रोटेट कर दिया या ट्रांसपोज कर दिया, या क्या किया, पहले हमने मैट्रिक्स को रोटेट कर दिया, उसके बाद फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फिर से हम वही मैट्रिक्स लेते हैं 2 1 0 3 5 -1। के एक नंबर था 3 के इक्वल, मैंने के इंटू ए निकाला। के इंटू ए करके मैं हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास के इंटू ए मैट्रिक्स में कर आएगी इसके इक्वल। अब मैंने क्या किया, ये जो के ए मैट्रिक्स आई इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करके मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स मिलेगी इसके इक्वल। या मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मुझे 2 3 1 5 0 -1 ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, के इंटू ए का ट्रांसपोज यानी कि 3 इंटू ए का ट्रांसपोज निकाला, तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे कितना आंसर मिलेगा, ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी ने कहा कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के। मीन्स पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करो उसके बाद घुमा दो, या दोनों मैट्रिक्स को घुमा दो उसके बाद ऐड कर लो। तो यही सेम रूल नेगेटिव के लिए भी काम करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 0 -3 1 5 7, एक ए मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -5 0 1 2 4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, पहले a प्लस बी किया, a प्लस बी करके हमें मिलेगा 2 + 3 5 0 -5 -5 -3 2 7 11। फिर हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज कर दिया, उससे हमें मिलेगा 5 2 -5 7 -3 11। या हम क्या कर सकते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं, उसको ऐड कर देंगे बी के ट्रांसपोज से। ए का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 1, यह ए मैट्रिक्स 0 5 -3 7, इसमें ऐड कर दिया 3 1 -5 2 0 4। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 3 5 1 + 1 2 -5 7 -3 11 के इक्वल, और ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। सेम यही रूल हमारा नेगेटिव के लिए भी काम करेगा। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पर आती है वो आती है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज।
ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है, कभी भी गलती से भी ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज मत करना। ए इंटू बी का ट्रांसपोज हमारा वेक्टर की हेल्प से हम इसे प्रूव करते हैं, पर जनरली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के इक्वल कभी भी क्यों नहीं हो सकता है। सपोज करो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो है m इंटू एन ऑर्डर की, एक बी मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो पहली वाली में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो एक ए मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की और एक बी मैट्रिक्स है किसके बराबर n इंटू बी ऑर्डर की। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स करके हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा m इंटू बी के इक्वल। और अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा पी इंटू एम के इक्वल। अब मैंने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ए बी तो हमारा डिफाइन हुआ था और हमने उसका ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब मैंने किया बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करके मेरे पास जो ऑर्डर है वो पी इंटू एन मिलेगा। और ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा एन इंटू एम के इक्वल। और बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज नहीं, मुझे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज देखना है कि क्या इक्वल हो सकता है या नहीं। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, मेरे पास ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा एन इंटू एम के इक्वल और बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा पी इंटू एन के इक्वल। तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हम जनरली ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के। हमेशा जब भी आगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा किसी दो मैट्रिसेस का और उसमें आपने कोई प्रॉपर्टी लगाई है, जैसे यहाँ पर ट्रांसपोज की लगाई है, तो वो आपके हमेशा रिवर्सल लॉ को ही फॉलो करेगा। तो याद रखना ए बी का ट्रांसपोज, हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो कहती है कि ए बी इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। या हमें तीन मैट्रिक्स के लिए जब हम बात करेंगे ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज, तो वो सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ऐसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए ये रिवर्स यानी कि बैक साइड से ओपन होगा। अब एक वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, एक बी मैट्रिक्स है 0 2 -1 0। मैं इसको वेरीफाई करूँगी। पहले मैंने ए इंटू बी निकाला, ए इंटू बी करके मुझे कितना मिलेगा 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करना है 0 2 -1 0 से। रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू 0 0 -3, 2 इंटू 2 4 प्लस 0, 4 इंटू 0 -5, 4 इंटू 2 8 प्लस 0। मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी -3 4 -5 8। और अगर मैंने ए इंटू बी का ट्रांसपोज किया तो मुझे मिलेगा -3 -5 4 और 8। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू होगी 0 -1 2 0। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए के ट्रांसपोज के साथ, ए का ट्रांसपोज होगा 2 4 3 5 के इक्वल। मैंने बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकाला तो मेरे पास आएगा रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 इंटू 2 0 -3, 0 इंटू 4 0 -5, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 4 प्लस 0, फिर मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 0, फिर आएगा 2 इंटू 4 8। तो ये आ जाएगा -3 -5 4 और 8। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। फिर ट्रांसपोज की लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो वो आपके ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होगा। मीन्स इन दोनों को आप अंदर बाहर एक्सचेंज कर सकते हो। अब इसको प्रूव करने के लिए
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास n की जगह पर क्यूब होता तो हम कैसे करते, a की पावर क्यूब का ट्रांसपोज हम कहते a के ट्रांसपोज की पावर क्यूब के इक्वल होगा। कैसे होगा, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी का ये एक कोरोलरी है कि a की पावर क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए। अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है फिर आप रिवर्सल लॉ को फॉलो करोगे, a का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज 3 टाइम्स आया है, मीन्स आपसे a के ट्रांसपोज की पावर क्यूब लिख सकते हो। तो सेम वही a की पावर n को आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर a इंटू ए कितनी बार आएगा, n टाइम्स उसका ट्रांसपोज। जब आप ओपन करोगे रिवर्सल लॉ से तो आपसे a के ट्रांसपोज कितने टाइम्स लिख सकते हो, n टाइम्स। a का ट्रांसपोज अगर n टाइम्स आया है तो आपसे a के ट्रांसपोज की पावर n लिख सकते हो। जब भी पावर में दो प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं तो आप उन्हें आगे भी आप देखोगे एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास ये तो आई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4×3, बी एक मैट्रिक्स है 4×5, सी एक मैट्रिक्स है 7×3। आपको ऑर्डर निकालना है ए ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज का। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 4×3 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स दी है 4×5 ऑर्डर की, सी मैट्रिक्स दी है 7×3 ऑर्डर की। आपने ऑर्डर निकालना है किसका, ऑर्डर कैलकुलेट करना है ए ट्रांसपोज का बी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज का। हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एक करके। ए का ऑर्डर है 4×3, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3×4। अब ए ट्रांसपोज इंटू बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, जब भी आप 3×4 को 4×5 की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑर्डर आ जाएगा 3×5। थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को अगर हम P मान लें तो अगर P का ऑर्डर है 3×5 तो हमें P का ट्रांसपोज का ऑर्डर देखना है, वो कितना आ जाएगा 5×3। अब आपने P का ट्रांसपोज इंटू C का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। P के ट्रांसपोज का ऑर्डर है 5×3, अगर C का ऑर्डर है 7×3 तो C के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3×7, ये आ जाएगा 3×7। P का ट्रांसपोज इंटू 3 का ट्रांसपोज करके आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5×7 के इक्वल। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, x एक मैट्रिक्स है 2×n ऑर्डर की, y एक मैट्रिक्स है 3×k ऑर्डर की, z मैट्रिक्स है 2×p ऑर्डर की, w है n×3 और p है p×k ऑर्डर की। पहला अपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, एन के और पी पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगी कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई डिफाइन हो जाए, मीन्स इसका आंसर निकल कर आना चाहिए। ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे हम एन के और p की, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, x एक मैट्रिक्स है 2×n ऑर्डर की, y दिया हुआ है 3×k ऑर्डर का, z है 2×p ऑर्डर का, w है n×3 और p है p×k ऑर्डर। वो कह रहा है कि n, k और p की हम क्या वैल्यू चूज करें कि p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई मैट्रिक्स डिफाइन हो जाए। तो सबसे पहले इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को डिफाइन करवाने के लिए हमें p इंटू वाई को डिफाइन करवाना होगा। p का ऑर्डर कितना है, p×k, और y मैट्रिक्स कितना है, उसका ऑर्डर है 3×k। तो p×k और 3×k ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में कम मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहली वाली में नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, मीन्स k की वैल्यू 3 के इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले तो हमें ये पता चल गया कि पी वाई डिफाइन करवाने के लिए के की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए। अब डब्ल्यू इंटू वाई को अगर डिफाइन करवाना है, मीन्स एक n×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हमने y यानी कि 3×k ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये तो ऑलवेज मल्टीप्लाई होगी और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा, n×k के इक्वल। और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, p×k के इक्वल। अब हमने इनके एडिशन को डिफाइन करवाना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के एडिशन को। पी इंटू वाई का जो ऑर्डर आएगा वो पी इंटू के आएगा, ये ऑर्डर है याद रखना।
और इसमें अगर हम ऐड करवा दें n इंटू के को, तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। तो इसका जो भी ऑर्डर होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू p के इक्वल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 2 इंटू के को 2 इंटू के के साथ एडिशन करो, इसका ऑर्डर हमेशा इक्वल होना चाहिए एडिशन में। इट मीन्स n की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए और k की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए अगर मुझे py प्लस wy को डिफाइन करवाना है। फिर आपके पास है सेकंड पार्ट कि 7x माइनस 5z, इसका जो भी ऑर्डर होगा वो कितना होगा। तो 7x माइनस 5z, किसी भी नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। तो किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर 7 इंटू एक्स करें तो उसका भी वही ऑर्डर होगा जो एक्स का ऑर्डर है। तो 7 इंटू एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 के इक्वल, ये थी एक्स मैट्रिक्स। और 5 इंटू जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी के इक्वल। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। जब भी हम दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उनका जो भी ऑर्डर होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मैट्रिक्स के ही ऑर्डर के इक्वल होता है। तो पहले तो अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन डिफाइन करवाना है तो n की वैल्यू p के इक्वल होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है। तो अगर n और p के इक्वल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर या तो 2 इंटू n के इक्वल होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 इंटू p के इक्वल होगा, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू p के इक्वल है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करना। एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, आपको वेरीफाई करना है इन प्रॉपर्टीज़ को। पहली प्रॉपर्टी है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी के इंटू बी का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सेम अगला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करनी है रिवर्सल प्रॉपर्टी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी बी सी ए बी। ए बी सी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और आपको दिया है ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 1 के इक्वल है और ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई के इक्वल है। तो आपको फाइंड आउट करना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, ए बी सी ए सी बी ए के इक्वल। ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी वैल्यू है ए बी सी ए बी के इक्वल। आपको दिया है ए बी सी की वैल्यू 1 के इक्वल है और एक और कंडीशन दी है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज करके आपको आई मिलता है और आपको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब निकालना है। अब आपको ये दिया हुआ है तो आपको इसका यूज़ करना है। ए किसके इक्वल है, ए बी सी ए बी, इसको आपने इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी ए बी, ये है ए, ये है ए का ट्रांसपोज। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन को, पहले यहाँ पे इसने दिया है कि आई के इक्वल। मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फर्स्ट को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, फिर बी ए प्लस सी बी प्लस ए सी, फिर आएगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर आएगा सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब थर्ड कॉलम सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, फिर आ जाएगा सी बी प्लस ए सी प्लस बी ए, यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। अब आपके पास आएगा कि आपको दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है,
1 के इक्वल। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। जब भी आपके पास कहीं पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिखाई दे, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है, एक आइडेंटिटी आप इसे नोट करना, बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल। अब आपको ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल आया। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये तीनों सेम है, ये नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ये मैट्रिसेस नहीं है, इन्हें कैसे जैसे लिखा आगे पीछे करके दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल। तो ये पूरी की पूरी टर्म तो आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या दिया है, क्या निकला आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। और आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई थी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी की जगह पर 1 पुट किया इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, उसकी जगह पर आपने 1 पुट कर दिया। अब आपके पास आपको निकालना तो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर की वैल्यू है, इसके इक्वल 1 के इक्वल। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी थी, इसके इक्वल 0 के इक्वल। तो ए प्लस बी प्लस सी और इनका कुछ आपस में कोई और फॉर्मूला भी है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसकी जगह पर 1 पुट किया प्लस 2 इंटू 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के इक्वल। अब आपको दिया हुआ है कि ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू हो सकती है, 1 होगी। अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता था, -1 भी हो सकता था, ठीक है। तो अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई है 1 के इक्वल। आपने इस इक्वेशन में पुट करी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है जेईई मेंस का क्वेश्चन है, टी एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, P का ट्रांसपोज दिया हुआ है 2P प्लस आई के। देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स X, एक X के कॉलम मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो नल मैट्रिक्स ना हो, सच दैट P इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाए, 0 0 0 के। P इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, या P इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, 2x के। P इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर P ट्रांसपोज इसके इक्वल है तो एक कॉलम मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है कि P को x के साथ मल्टीप्लाई करके आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। उसने मुझे क्या कंडीशन दी है, उसने मुझसे कहा है कि P का ट्रांसपोज, अब उसने जो दिया है उसका यूज़ करते हैं कि P का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 2P प्लस आई के इक्वल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने मुझे दिया हुआ है हमारे पास उसने मुझे दिया है कि P का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 2P प्लस आई के इक्वल है। अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे P मैट्रिक्स मिल जाए कहीं से, इसकी हेल्प से क्या मैं P मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ कि P मैट्रिक्स मुझे कैसे मिले। अगर P का ट्रांसपोज इसके इक्वल है तो मैं एक और इक्वेशन बना सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, इस पूरी मैट्रिक्स का दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेती हूँ। अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं
इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी तो इक्वल होगा। पी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल। और यहाँ पर इसमें मैंने ए प्लस बी के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2p का ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज। ये तो नंबर है, इसे मैं ट्रांसपोज से बाहर भी ला सकती हूँ k इंटू ए के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू पी का ट्रांसपोज। और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो नंबर की 1 की तरह बिहेव करती है, तो i का ट्रांसपोज करने पर मुझे i ही मिलेगा। इसे मैंने क्या लिख दिया? 2p का ट्रांसपोज प्लस i। मेरे पास p की वैल्यू कितनी आई है? 2p का ट्रांसपोज प्लस i के इक्वल। अब देखो मुझे p निकालना है, तो मैं p ट्रांसपोज को हटाने पर फोकस करूँगी। यहाँ पर इसने मुझे कहा कि p के ट्रांसपोज की वैल्यू इसके इक्वल है, और यहाँ से मुझे p ट्रांसपोज कितना मिलेगा? p माइनस आई बाई 2 के इक्वल। ये एक A मैट्रिक्स, ये है एक B इक्वेशन। इसने मुझसे कहा पी ट्रांसपोज इतना है। जब मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, प्रॉपर्टी लगाई, पी ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी मिली। तो 2p प्लस आई कितना हो जाएगा? दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, p माइनस आई बाई 2 के इक्वल। जब मल्टीप्लाई किया, 4p प्लस 2i इज इक्वल टू p माइनस आई। से इधर को लेकर आए, ये आ जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस 3i के इक्वल। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आई मैट्रिक्स के इक्वल। और अगर किसी भी माइनस आई को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम p इंटू एक्स अगर निकालना चाह रहे हैं, तो p की वैल्यू माइनस आई है, तो माइनस आई इंटू एक्स करके मुझे क्या मिलेगा? i 1 की तरह बिहेव करता है। जैसे 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 मिलता है, तो वैसे ही i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो p इंटू एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस एक्स के इक्वल। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमें डायगोनल एलिमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, तो उनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम को हम क्या कहते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो सेम ट्रांसपोज की तरह बिहेव करती हैं। अब आपके पास है पहली प्रॉपर्टी ने कहा, एक पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास ट्रेस ऑफ, यहाँ पर है आपके पास 38, आपके पास ए मैट्रिक्स है, पहली प्रॉपर्टी ने कहा जो हमने यहाँ पर नोट डाउन करी है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। आप इसे ऐसे में नोट करना कि ये ट्रांसपोज की तरह काम कर रही है, तो हम ऐसा कहें कि जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इसे हम पढ़ते कैसे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल। तो ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा जनरली। ट्रेस ऑफ ए बी की जो वैल्यू होगी वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगी। मीन्स अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, हमने ए इंटू बी निकाला और उसका ट्रेस किया, इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस करना, ये ट्रांसपोज की तरह काम नहीं करेगा। अगर हमने ए इंटू बी निकाला और उसके का ट्रेस निकाला, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम किया, तो वो ट्रेस ऑफ बी इंटू ए निकालेंगे, जो ये मैट्रिक्स आएगी उसके डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे, वो दोनों इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपसे कहा, दूसरी प्रॉपर्टी ने कहा कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा। ये सेम ट्रांसपोज की तरह काम करेगी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, तो वैसे ही ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा। जैसे कि ए प्लस बी करके हमें ये मिला, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना है? 11 के इक्वल। ए का ट्रेस कितना है? 9 के इक्वल। बी का ट्रेस कितना है? 2 के इक्वल, तो ये भी इक्वल होगा। सेम यही ट्रेस ऑफ ए माइनस बी ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी की तरह काम करेगा, जो ट्रांसपोज की तरह ही काम करता है। ट्रेस ऑफ आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा?
जो भी उसका ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल 3 into 3 की मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, तो इसका ट्रेस किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल, यानी कि इसका ऑर्डर कितना था? 3 के इक्वल था, तो इसका ट्रेस भी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के ही इक्वल। फिर अगली प्रॉपर्टी तो सेम ट्रांसपोज की तरह काम करती है कि ट्रेस ऑफ k इंटू ए के टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। मीन्स किसी मैट्रिक्स को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड किया, या पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड किया फिर उसके बाद उसे किसी नंबर से पहले किसी डायगोनल एलिमेंट्स, पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला, मीन्स उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाला और उसके बाद उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे तो इसे वेरीफाई कर सकते हो इस वाली मैट्रिक्स से। ठीक, फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ट्रेस ट्रांसपोज की तरह काम नहीं करता है। फिर आता है अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहा जाएगा अगर उसका ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी तो। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने पर मुझे यही मैट्रिक्स मिल रही है। एक ट्रांसपोज करने पर मुझे √3 2 3 2 माइनस 1.5 माइनस 1 3 माइनस 1 1 सेम यही मैट्रिक्स मिल रही है। तो एक का ट्रांसपोज यहाँ पर ए के इक्वल है, तो ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अगर हमें खुद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है या हमें बिना देखे बताना है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अब एक बात नोटिस करो कि जब भी हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक नहीं है, एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की लेते हैं, तो वो हमें किस तरीके की दिखाई देगी? 821 822 823 831 832 832। ये एक ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A3। ये जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पर फर्स्ट रो बन गया। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया तो हमने क्या नोटिस किया कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे कभी भी किसी का ट्रांसपोज, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं। और जो ए आई जे है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए जे आई से। मीन्स जो A21 है और A12 है वो अपनी पोजीशन क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। A31 और A13 अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे और A32 और A23 अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे। मीन्स ए आई जे किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए जे आई से। ऐसा क्या होता है? ट्रांसपोज करने पर होता है। तो अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है, मीन्स ट्रांसपोज करने पर मुझे वही मैट्रिक्स दिखाई दे, तो डायगोनल एलिमेंट्स को तो मैं कुछ भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे ट्रांसपोज करने पर भी यहाँ पर 2 3 4 ही दिखाई देगी। अब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ए आई जे और ए जे आई एक्सचेंज होते हैं, तो मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए इस और इस एलिमेंट की वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट और इसको सेम रखना पड़ेगा और इस वाले को और इस वाले को सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं -3 पुट करती हूँ तो यहाँ पर भी -3 पुट करूँगी, यहाँ पर अगर मैंने 0 डाला तो यहाँ पर भी 0 और इसकी वैल्यू अगर मैं 5 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू भी 5 रखूँगी। और मेन मैट्रिक्स में अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करती हूँ तो यहाँ पर भी -3 पुट करूँगी, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5। अब ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, मुझे मिलेगा 2 -3 0 -3 3 5 0 5 4। तो जब भी कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन ए आई जे इज इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई के। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मीन्स A12 की वैल्यू A21 के इक्वल हो, A31 A13 के इक्वल हो और A22 A22 के इक्वल हो। सबके लिए काम करेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल। फिर आता है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? अगर उसका ट्रांसपोज करके मुझे -A मिलेगा। मीन्स किसी मैट्रिक्स को अगर हम घुमाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका एग्जाम्पल है ये मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0। अब मुझे ट्रांसपोज करने पर कैसा दिख रहा है? जैसे मैंने इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, 0 तो क्या 0 ही रहा, ये -1, ये जो -1 था सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसी मैट्रिक्स है, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ये बन जाएगा 1 -1 -2 2 -1 1 0 0 3 -3 से हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हो। ए ट्रांसपोज करके मुझे किसके इक्वल मिल रहा है? -A के इक्वल। अब क्या होता है, जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? 0 के इक्वल। अब मुझे अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो मुझे पता है कि ट्रांसपोज करने पर उसके डायगोनल एलिमेंट्स, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे दिखने चाहिए जैसे मैंने उन्हें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो अगर मैं कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेती हूँ तो मुझे पता है कि ट्रांसपोज करने पर, औरों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे नहीं, तो ट्रांसपोज करने पर ये तो अपनी पोजीशन पर ऐसे ही रहेंगे। तो अगर मुझे इसकी सिमेट्रिक बनाना है किसी मैट्रिक्स को तो ये वाले एलिमेंट्स भी दिखने चाहिए जैसे मैंने इन्हें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हो, लेकिन ये तो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं रहे हैं। तो मुझे अगर ऐसा शो करना है कि जैसे मैंने इनको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हो तो मुझे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि -0 करूँ या 0 दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। तो सबसे पहली कंडीशन होगी मेरे पास इसको सिमेट्रिक के लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए। दूसरा मेरे पास मुझे पता है कि जब भी मुझे ट्रांसपोज करना होता है तो इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करनी होगी। तो इन दोनों के साइन मुझे क्या करने पड़ेंगे? इसको सिमेट्रिक के केस में अपोजिट रखने पड़ेंगे। अगर मुझे इसको -2 रखना है तो इसको 2 रखना होगा, इसको 3 रखना है तो इसको -3, अगर इसको 5 रखना है तो इसको -5 रखना होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनकर आएगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा? 0 -2 -3 2 0 5 3 -5 0। ए का ट्रांसपोज करके मुझे क्या मिला है? -A। ऐसा लगा कि जैसे मैंने इसके सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हो। तो उसके लिए सिमेट्रिक की मेरे पास कंडीशन क्या है कि ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई के। मीन्स A12 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? माइनस टाइम्स ऑफ A21 के। ठीक। अब अगर मैं नल मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो सिमेट्रिक भी है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है। ठीक। अब आपके पास आता है, अब हम बात करेंगे, याद रखना कि जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। अगर एक मैट्रिक्स दोनों के दोनों सिमेट्रिक भी है और इसके सिमेट्रिक है तो इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। ठीक, क्योंकि ऐसा केवल नल मैट्रिक्स के केस में क्यों पॉसिबल हुआ कि नल मैट्रिक्स से सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक भी हो सकती है। अगर इसके सिमेट्रिक होना है तो ऑब्वियसली इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 के इक्वल होंगे। इसको सिमेट्रिक भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है। अब हमारे पास इसको सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, मीन्स इन दोनों का साइन सेम भी होना चाहिए सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए और इन दोनों का साइन ऑपोजिट भी होना चाहिए। मीन्स ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल भी होनी चाहिए
अब ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई के इक्वल होनी चाहिए। इसने कहा कि ए आई जे की वैल्यू ए आई जे के इक्वल होगी, तो हमने यहाँ पर ए आई जे, यहाँ से ए जे आई की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दी। ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए आई जे इसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो एक नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होगी जो सिमेट्रिक भी होगी और इसमें सिमेट्रिक भी होगी। अब आपके पास अगला आता है, आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज या ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको किसी मैट्रिक्स से कॉम्बिनेशन को सिमेट्रिक या सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। पहली बात तो आप ये नोटिस करना कि कोई भी एक मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है, मीन्स ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है, तो अगर हम उस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मैट्रिक्स थी वो ऑलरेडी सिमेट्रिक थी और मैंने उसे किसी एक नंबर के से मल्टीप्लाई किया, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसकी सिमेट्रिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अभी भी सिमेट्रिक होगी। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी 2 -3 3 और यहाँ पर आया 4, ये थी मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 -6 -6 8, अभी भी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगी। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी की सिमेट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअल में हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी बन जाए, और ए आई जे और ए जे आई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि दोनों के दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो अगर मुझे प्रूफ करना है अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मैट्रिक्स मान लेती हूँ। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करने पर मुझे ये ही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, तो ये ए मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज अगर कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के इक्वल। ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। मीन्स बी का ट्रांसपोज करके आपको फिर से बी मिल गया। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बाई 2 भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, फिर आपके पास आएगा अगला, जो आपके पास पॉइंट आता है, आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज या ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको बी मान लेते हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी के इक्वल। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, प्रॉपर्टी लगाई, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी कि माइनस बी के इक्वल। तो बी का ट्रांसपोज करके माइनस बी मिल रहा है। इट इम्प्लाइज कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2 भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। या हम इसे अलग से भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बाई 2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज किया, ए बाई 2 का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी से हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम A/2 का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, के के ट्रांसपोज के इक्वल, तो हम इसे सेम ब्रैकेट में ले गए। इसे हमने लिखा A/2 का ट्रांसपोज, सॉरी A/2 का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A/2 का ट्रांसपोज माइनस A/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ A/2 माइनस A ट्रांसपोज बाय 2 के इक्वल। ठीक है, इसे ब्रैकेट से बाहर लिया है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्या आता है, अभी हमने प्रूव किया कि A प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, अगर मैं ऐड करती हूँ A प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, मुझे क्या मिलेगा, A/2 प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A/2 माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। A/2 प्लस A/2 इसके इक्वल आ जाएगा A के इक्वल। तो क्या मैं A को तोड़ के ऐसे लिख सकती हूँ, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। और अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो भी मैट्रिक्स निकल कर आएगी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये जो भी मैट्रिक्स आती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में तोड़कर लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के एडिशन के रूप में। तो किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके पास, आपको एक्सप्रेस करना है बी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स इसे दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक, दो पार्ट में तोड़ना है, और वो दोनों पार्ट क्या निकले, एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स क्या है आपके पास मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 3 4 1 2 -3। आपको पता है जब भी आप बी को लिखते हो तो आप इसे इस तरीके से, अगर आपको इसके सिमेट्री में ब्रेक करना है तो बी को आप बी प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2 और बी माइनस बी ट्रांसपोज बाय 2 इस तरीके से लिख सकते हो। अब आपने कैलकुलेट किया बी प्लस बी का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, ये आप मैट्रिक्स को एक्चुअल में हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, इस तरीके से सोच सकते हो कि 2 से डिवाइड करते हैं। तो हाफ को बाहर ले आए, ये है बी मैट्रिक्स, ये है बी का ट्रांसपोज। आपने बी प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। हाफ को बाहर ही रखा या आप अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स आप यहीं से देख सकते हो कि ये जो भी मैट्रिक्स आई है वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर आई है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, -3 इस -3 के इक्वल है, और ये 2 की वैल्यू 2 के इक्वल है। जब हाफ से भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, -3/2 के इक्वल है, और 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स मिली ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली। और जब आपने b माइनस बी ट्रांसपोज बाय 2 कैलकुलेट किया, हाफ को बाहर रखा, पहले b माइनस बी मैट्रिक्स में से b के ट्रांसपोज को माइनस करोगे, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, इन दोनों के साइन ऑपोजिट, इन दोनों के साइन ऑपोजिट और इन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। तो आपने क्या किया, बी को ये सिमेट्रिक पोर्शन और इसको सिमेट्रिक पोर्शन के एडिशन के इसमें एक्सप्रेस कर दिया है, और जब आप इसे ऐड करोगे तब इसकी वैल्यू बी मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगी। फिर आपके पास क्वेश्चन है नॉर्मल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर, आपको ए का ट्रांसपोज दिया है, आपको बी दिया है, और आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। आपको एक ए मैट्रिक्स दी है, आपको वेरीफाई करना है कि ए के ट्रांसपोज को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। फिर आपके पास है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी।
सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें गिवन क्या दिया है, अगर ए सिमेट्रिक है मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी भी उसमें सिमेट्रिक दिया है मीन्स बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो उसमें कहा है फाइंड आउट करो कि ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे पी मानूंगी तो मुझे पी का ट्रांसपोज पी के ही इक्वल प्रूव करना है। मतलब मुझे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए बी माइनस बी ए, इसको एक मैट्रिक्स की तरह लिया, इसको एक मैट्रिक्स की तरह लिया, ओपन करेंगे तो मैं इसे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज की तरह लिख सकती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इस पूरे के पूरे को ए की तरह समझा, इस पूरे के पूरे को बी की तरह एज्यूम किया। ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब रिवर्सल भी प्रॉपर्टी से कैसे ओपन करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, अभी आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल। हमें गिवन क्या दिया हुआ था कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये कितना आ जाएगा बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ए बी माइनस बी ए। ठीक, एडिशनल मैट्रिक्स को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, हमने ए बी की जगह पर बी ए नहीं लिखा है, हमने बस माइनस कॉमन लेके मीन्स ए माइनस बी को आप चाहें तो अगर आपको ए प्लस बी करना है तो आप सिर्फ बी प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक, तो आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बी ए प्लस ए बी बन गया, तो आपने इसको बस लिखने का तरीका आगे पीछे कर दिया है। तो जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो आपको माइनस टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स मिली, मीन्स ये पी था, अगर आपने पी का ट्रांसपोज किया तो आपको माइनस टाइम्स ऑफ पी मिला। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स है, अगर आपने ए को ऐड करना है ए के ट्रांसपोज के साथ और आपको आई मिल रहा है तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ मिल रही है तो अल्फा कितना आ रहा है पाई बाई 3 के इक्वल। कॉस अल्फा अगर कॉस पाई बाई 3 के इक्वल होता है तो अल्फा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अल्फा की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा हाफ के इक्वल। तो अल्फा कॉस, अगर मुझे पता है कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ है तो कॉस 60 डिग्री भी हाफ हो सकता है, यानी कि पाई बाई 3। कॉस माइनस 60 की वैल्यू भी हाफ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 5 पाई बाई 3 भी हाफ सकता है। अल्फा की ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, अगर कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 3 के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू 2 एंड पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 के इक्वल होगी। आपने देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके पास अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, जो जनरल सॉल्यूशन है जो हमारे एग्जाम में सबसे पहले आता है 60 डिग्री, वो ऑप्शन में था। तो आपने अल्फा का आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 3 के इक्वल। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। इसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रही हूँ, आप इससे प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन तो सबसे पहले है आपके पास, ये एडवांस का क्वेश्चन है, बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर ए इज सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज ए बी एक सिमेट्रिक होगी अगर बी सिमेट्रिक होगा। आपको एक एक करके चेक करना है, आपको ये चीज़ से पता चल जाएगा कि बी ट्रांसपोज ए का बी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है अगर बी सिमेट्रिक है। मीन्स यूजुअली आपको सी की वैल्यू इसके इक्वल रखनी है और सी का ट्रांसपोज मीन्स इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखना है कि इसी के इक्वल आ रहा है या माइनस टाइम्स ऑफ इसके इक्वल आ रहा है। आपको गिवन कंडीशन का यूज भी करना है। तो ये है आपके पास कुछ क्वेश्चन के, जहाँ पर भी दिया हुआ याद रखना वो कोई नंबर है, उससे आराम से मैट्रिसेस के अंदर बाहर ले जा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना, अगर समझ आया। ये जो मैट्रिक्स है ये ए प्लस बी के इक्वल है, जहाँ पर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है।
तो ये आपके पास आज 2 क्वेश्चन है, हम उनको कल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही है, आगे कल हम स्टार्ट करेंगे अगले लास्ट मैट्रिसेस के लेक्चर से।